नमस्कार साथियों। क्या एशिया के अंदर एक और बड़े युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से एशिया के काफी सारे देश एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, जिसमें से यदि शुरुआत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने। उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई। थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे के आमने सामने आए और अब चीन और जापान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। और इसका कारण है ताइवान। ताइवान वैसे तो एक काफी पुराना मुद्दा है जिसको लेकर चीन हमेशा से कंसर्न रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची के द्वारा ताइवान को लेकर एक बयान दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यदि ताइवान पर किसी भी तरीके की कब्जे की कोशिश चीन के द्वारा की जाती है, ताइवान को कब्जाने की कोशिश यदि चीन करता है, तो हम ताइवान के साथ खड़े हैं, ताइवान की हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। ऐसी बात जब जापान की प्रधानमंत्री के द्वारा बोली गई तो चीन पूरी तरीके से आक्रोशित हो गया। जापान को सीधे तौर पर चेतावनी दी कि चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी जापान ना करें, और ऐसा किया तो जापान के लिए अच्छा नहीं होगा। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि जापान के अंदर चीन के काउंसलेट ने इस तरीके का बयान दिया, आप सुनिएगा, कि यदि ताइवान के मुद्दे पर जापान ने किसी भी तरीके की दखलंदाजी की तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। इस तरीके का बयान चीन के एक काउंसलेट ने जापान के अंदर बैठकर दिया है। तो इतनी स्थितियां इस वक्त चीन और जापान के बीच खराब हो चुकी हैं। चीन से जापान जाने वाले लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। दोनों देशों ने अपने अपने लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि आपको एक दूसरे देशों के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। इसके साथ और भी काफी सारी चीज दोनों देशों के बीच में चल रही है। तो जानेंगे आज के सेशन में कि क्या इन दोनों देशों के बीच विवाद है, ये विवाद इतना आगे कैसे बढ़ गया और किस तरीके की दिक्कतें इन दोनों देशों के बीच में हैं और आगे जाकर इसके मायने क्या होने वाले हैं। सारी चीजों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है जापान और चीन के बीच में चलने वाले विवाद की, और दोनों देशों के बीच विवाद इस वक्त काफी आगे बढ़ चुका है। एक दूसरे को लेकर तरह तरह के बयान यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं और बढ़ते हुए विवादों को देखते हुए दोनों देशों के डिप्लोमेट्स की बैठक भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाने की बात हो रही है कि किसी तरीके से टेंशंस को यहाँ पे कम किया जाए, क्योंकि यदि ये विवाद ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो इस एरिया के लिए, ना केवल चीन और जापान के लिए बल्कि इस पूरे एरिया के लिए चीज काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एशिया के सबसे मोस्ट एडवांस्ड, मोस्ट आधुनिक कंट्रीज में से दोनों हैं चीन और जापान, और यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो पूरे एरिया को ये अपनी जद में ले लेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विवाद किस हद तक आगे बढ़ गया कि चीन के एक काउंसिल के द्वारा जापान के अंदर बैठकर इस तरीके का बयान दिया गया कि यदि ताइवान के मुद्दे पर दखलंदाजी की जाती है, ताइवान के मुद्दे में, चीन के आंतरिक मुद्दों में दखलंदाजी की जाती है तो गर्दन काट दी जाएगी, दखल देने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके का बयान हू जियान के द्वारा चाइना के अंदर बैठकर दिया गया और एक्स पर इन्होंने पोस्ट करते हुए इस तरीके का बयान लिखा है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये व्यक्ति है जो यहाँ पर बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जापान की पीएम के द्वारा आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसको लेकर दोनों देशों के बीच इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया। साने ताकाइची के द्वारा जापान की संसद में खड़े होकर ताइवान को लेकर बयान दिया गया। साने ताकाइची ने 7 नवंबर को जापान की संसद में खड़े होकर कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा, मतलब सैन्य सहायता ताइवान को जापान के द्वारा की जाएगी। अब इस तरीके की बात जापान की पीएम के द्वारा कही गई तो डेफिनेटली चीन को ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि चीन ताइवान को अपना आंतरिक मुद्दा मानता है। उनका कहना है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। पहली बात तो वन चाइना पॉलिसी को चीन के द्वारा माना जाता है। चीन का मानना है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब कि चाइना का जो मेन पार्ट है, और जो ताइवान है जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाया जाता है ताइवान के द्वारा, ये दोनों एक ही है। मतलब ताइवान और चाइना अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। इसी को चाइना की वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। और यदि यहाँ पे किसी भी तरीके की दखल अंदाजी जापान के द्वारा यदि किसी और कंट्री के द्वारा की जाती है तो उसको चाइना अपने आंतरिक मामलों में दखल मानेगा। इस चीज को चाइना के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस चीज को लेकर चाइना पहले भी काफी प्रोटेक्टिव रहा है। और अब जब जापान के द्वारा सीधे तौर पर यह बात बोली जा रही है कि जापान ताइवान को बचाने के लिए अपना सैन्य सहायता भेजेगा, अपनी सेना भेजेगा, तो इस चीज को चीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना और उकसाने वाला करार दिया। इसके अगले ही दिन विवाद और ज्यादा बढ़ गया जब ओसाका में चीन के काउंसिल जनरल शू जियान ने एक्स पर लिखा कि इस मामले में दखल देने वाले व्यक्ति की गर्दन को काट दिया जाएगा।
तो इतने बड़े बड़े बयान यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने को कहा। सारी फ्लाइट टिकट्स, लगभग 5 लाख लोग अगले आने वाले दिसंबर तक जापान की यात्रा करने वाले थे, 5 लाख लोगों की फ्लाइट टिकट यहाँ पे कैंसिल करवा दी चीन ने और बोला कि 5 लाख लोगों को पूरी तरीके से रिफंड दे दिया जाएगा, लेकिन आप जापान में इस वक्त घूमने के लिए नहीं जाओगे। अब यहाँ पे इसका डिप्लोमेटिक रीजन भी है, क्योंकि यदि ये सारे टूरिस्ट जापान में जाते हैं तो जापान की इकोनॉमी को यहाँ पे फायदा होता है। अब यहाँ पे जापान को इकोनॉमिक तौर पर हिट करने के लिए भी चीन के द्वारा इस तरीके का फैसला लिया गया है। सुरक्षा कारण तो इसमें शामिल है ही, लेकिन इस चीज के साथ जापान को इकोनॉमिक रूप से हिट करने के लिए, इकोनॉमिक तौर पर उसको कमजोर करने के लिए भी ये फैसला यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि इस मौसम में जापान के अंदर जो टूरिस्ट जाते हैं वो सबसे ज्यादा चाइना से ही जाते हैं। सोचो 5 लाख लोगों की टिकट्स यहाँ पे एकदम से कैंसिल कर दी गई, तो जापान के टूरिज्म वाले एरिया को कितना नुकसान यहाँ पे हुआ होगा। अब यहाँ पे चीन का जवाब ये रहा। अब चीन ने इस चीज को बिल्कुल भी बचाव नहीं किया, क्योंकि चीन के काउंसिल ने इस तरीके की बात बोली कि जो भी व्यक्ति दखलंदाजी कर रहा है उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो चीन ने इस बयान का बल्कि बचाव करते हुए कहा कि जो जू ने कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा। जू ने जितनी भी बातें कही है वो जापानीज पीएम के बयानों के बदले में कही है, उनके बयानों के जवाब में कही है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तकाइची के बयान चीन की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं। लिन ने जापान पर अपने ऐतिहासिक दायित्वों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने जापान को चेतावनी भी दी। लिन ने कहा कि टोक्यो को चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तो मतलब उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है। चीन ने इस चीज का पूरी तरीके से बचाव किया, बजाय कि अपने काउंसिल को ये बोलने के कि आपको इस तरीके की एक्सट्रीम लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। अब आप ताइवान की लोकेशन देखो, यहाँ पे ताइवान ये छोटा सा, ये यहाँ पे आपको कंट्री दिखाई देगा। हालांकि इसको काफी सारे देशों के द्वारा स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि चीन इस तरीके की पॉलिसी को नहीं मानता। चीन के द्वारा वन चाइना पॉलिसी को माना जाता है। चीन से यदि इस आइलैंड की दूरी की बात करोगे, एक द्वीपीय देश है ये, तो इसकी दूरी लगभग 180 किलोमीटर पड़ती है। और जापान की यदि बात करोगे तो जापान से इसकी दूरी लगभग 110 किलोमीटर पड़ती है। जापान आपको ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ये जो इसके आइलैंड वाले पार्ट है ना, ये काफी नीचे तक एक्सटेंड होते हैं। और ओकिनावा आइलैंड से इसकी दूरी केवल 110 किलोमीटर की रह जाती है। और इस एरिया में दोनों देशों के बीच काफी सारे विवाद देखने को मिलते हैं और काफी सारे मुद्दों को लेकर देखने को मिलते हैं। और कोई नए विवाद नहीं है, काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं। 1945 तक की यदि बात करें, 1895 से 1945 तक, ये जो ताइवान है जिसको लेकर आज लड़ाई चल रही है ताइवान और चाइना के बीच में, ये जापान का पार्ट हुआ करता था, जापान का उपनिवेश हुआ करता था। लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की हार हो गई, जापान पर परमाणु बम गिराए गए और जापान ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद से ताइवान को लेकर रिपब्लिक ऑफ चाइना को सौंपा गया। और चाइना के अंदर जब गृह युद्ध चला तो 1949 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है निकलकर ताइवान के अंदर शिफ्ट हो गया, और जो मेनलैंड चाइना है उस पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। तो फिलहाल के लिए जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो बड़ा वाला चाइना है, जिसको हम चाइना के नाम से आज जानते हैं, और जो ताइवान है वो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना बुलाता है। अब यहाँ पे चाइना का कहना है कि यहाँ पे 2 चाइना नहीं हो सकते, ये जो ताइवान है वो चाइना का ही पार्ट है। तो ये है चाइना की वन चाइना पॉलिसी, जिसको लेकर काफी समय से अब चाइना और ताइवान के बीच विवाद चला आया है, जिस विवाद को भड़काने का काम अब फिलहाल के लिए जापान की प्राइम मिनिस्टर साने ताकाइची के द्वारा किया गया है। साने ताकाइची चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की समर्थक है और जापान के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े से बिलोंग करती है। उनका मानना है कि जापान को रक्षा क्षेत्र के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। उनका कहना है कि जीडीपी के 2% तक हम जापान का रक्षा खर्च लेकर जाने वाले हैं। इसके साथ ही जापान के दूरस्थ द्वीपों की सुरक्षा को मजबूत करने पर, जापान की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी इनके द्वारा जोर दिया गया। आप जापान की पीएम के द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए, तब से ही चीन के द्वारा आक्रामक रवैया इस एरिया के अंदर अपनाया जा रहा है। अब इस चीज का जवाब देने के लिए चीन के द्वारा अपने कोस्ट गार्ड शिप इस एरिया के अंदर भेज दिए गए। इस तरीके का कोस्ट गार्ड शिप है जो कि जापान के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाने वाले सेनकाकू आइलैंड के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब इस सेनकाकू आइलैंड विवाद क्या है? दोनों देशों के बीच इस चीज को लेकर भी विवाद चलता रहता है। जहां चीन के द्वारा इसको दियायू आइलैंड बुलाया जाता है, वहीं जापान के द्वारा इसे सेनकाकू आइलैंड बुलाया जाता है। एडमिनिस्टर किया जाता है जापान के द्वारा, दावा किया जाता है चीन के द्वारा कि ये हमारा पार्ट है। तो अब चीन के द्वारा कहा गया कि यदि आप ताइवान के मुद्दे पर दखलंदाजी करोगे तो हम ये सेनकाकू वाले एरिया के आसपास अपने वेसल्स घुमाएंगे और इस एरिया पर अपना कब्जा करने की पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच इस चीज को लेकर ऑलरेडी विवाद चल रहा है। इस तरीके का द्वीप है ये, आप देख सकते हैं जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में आपको दिखाई देगा, जिसको जापान सेनकाकू आइलैंड बुलाता है और चीन कहता है ये हमारा दियायू आइलैंड है। चीन के द्वारा इसको दियायू आइलैंड बोला जाता है।
यही चीन के साथ जापान के विवाद की वजह है। काफी समय से इस चीज को लेकर, इस द्वीप को लेकर भी इन दोनों के बीच में विवाद चलता है। यहाँ पे रहता नहीं है, किसी भी तरीके की आबादी यहाँ पे नहीं रहती, लेकिन मिनरल रिच एरिया है। यहाँ पे काफी सारा मिनरल, काफी सारे खनिज पदार्थ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वजह से दोनों देशों के बीच इस चीज को लेकर विवाद रहा है। सेनकाकू आइलैंड की यदि बात करें तो इसमें 8 अलग अलग तरीके के आइलैंड है। कुल इलाका 7 वर्ग किलोमीटर का है, लेकिन इस आइलैंड पर किसी तरीके की आबादी नहीं रहती। सेनकाकू आइलैंड दुनिया के सबसे संपन्न फिशिंग ग्राउंड्स में से एक है। फिशिंग यहाँ पे काफी अच्छी होती है और यहाँ पे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार आपको मिल जाएंगे। तो इस वजह से एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसकी लोकेशन की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेनकाकू आइलैंड्स, ताइवान के काफी पास आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो आप जापान की बात करो तो जापान के आइलैंड है, देखो यहाँ से आते हैं, यहाँ तक जापान के आइलैंड फैले हुए हैं। और ये जो ओकिनावा है ना, इसके बिल्कुल पास में आपको सेनकाकू आइलैंड दिखाई देंगे। और जापान का कहना है कि ये जो ओकिनावा है ना, इसी का पार्ट है सेनकाकू आइलैंड और ये हमारा पार्ट है। जबकि चीन कहता है कि ये जो ताइवान है ना, इसका पार्ट है ये दियायू आइलैंड, तो ये हमारा पार्ट है। तो इस चीज को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। अब यहाँ पे चीन के द्वारा इस एरिया के आसपास अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जापान ऑलरेडी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है। जापान अपनी सेना वेना यहाँ पे आसपास लगाए रखता है। और यहाँ पे तीसरा, अमेरिका भी अपनी सेना यहाँ पे अपने वेसल्स घुमाता रहता है। तो ये एरिया काफी ज्यादा, आप कह सकते हो एक तरीके से, विवाद का पॉइंट बना रहता है। यहाँ पे किसी भी वक्त विवाद भड़क सकता है। और आज जिस तरीके की सिचुएशन है उसको देख के तो आप यहाँ पे पूरा अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में इस एरिया के अंदर, यहाँ पे इस एरिया के अंदर चीन अपने क्या घुमा रहा है, वेसल्स घुमा रहा है। जापान ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी अपनी कड़ी किए हुए है। यहाँ पे जापान की सुरक्षा के लिए अमेरिका के शिप भी यहाँ घूमते रहते हैं, क्योंकि जापान और यूएसए के बीच में ट्रीटी है कि जापान के ऊपर यदि किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, आक्रमण होता है, जापान को कोई समस्या आती है, तो हम जापान का सहयोग करेंगे। ऐसी ट्रीटी यूएसए और जापान के बीच में है। इसी वजह से आप देखोगे कि अभी यूएसए के द्वारा भी इस तरीके का बयान दिया गया कि यदि जापान के ऊपर कोई हमला होता है, चीन और जापान के बीच में कोई समस्या आती है, तो हम जापान का सहयोग करेंगे। इस वजह से ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया, ये विवाद और भी ज्यादा भड़कने लगा। यदि आइलैंड की यदि बात करें तो जापान इसे अपने ओकिनावा प्रांत का हिस्सा बताता है, जैसे कि हमने बात कर ली। और जबकि चीन के द्वारा कहा जाता है कि हमारे ताइवान का ही हिस्सा है, और ताइवान यदि हमारा है तो ये दियायू आइलैंड्स भी हमारे हैं, क्योंकि ताइवान हमें सौंप दिया गया था। जापान के यदि दावे की बात करें तो उसका कहना है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद 1951 में एक संधि हुई थी और संधि से ओकिनावा पर अमेरिका का कब्जा हुआ था। और 1971 में अमेरिका ने जापान को ओकिनावा लौटाया, तो ओकिनावा के साथ साथ ये भी हमारा हो गया, सेनकाकू आइलैंड्स भी हमारा हो गया। जबकि चाइना का इस चीज पर कहना है कि बहुत पुराने समय से ये आइलैंड ताइवान प्रांत का हिस्सा रहा है। 1895 में जापान ने चीन को हराकर ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1951 में एक संधि के तहत चीन को ताइवान वापस मिला, और ताइवान वापस मिला तो सेनकाकू आइलैंड भी हमारा हो गया। ऐसे कहकर दोनों काफी समय से इस आइलैंड के ऊपर लड़ते हुए आए हैं। अब विवाद दोनों देशों के बीच में बढ़ गया है। अब फिलहाल के लिए सिचुएशन यहाँ पे काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है, काफी टेंस्ड माहौल, काफी विवादित एरिया ये पूरी तरीके से बन चुका है। आप लोग देख सकते हो कि 5 लाख चाइना जापान ट्रिप्स, जो कि राउंड ट्रिप थी, वो कैंसिल हो चुकी है। चीन की सरकार के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी करके बोला गया कि कोई भी अब यहाँ पे जापान की यात्रा नहीं करने वाला है। फ्लाइट टिकटें रद्द हो गई है। संख्या कुल बुकिंग्स का लगभग 32% है। तो इतना बड़ा जो अमाउंट है, इससे जापान की इकोनॉमी काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान यहाँ पे होने वाला है। इसके साथ ही चीन के द्वारा 2 जापानी एनिमेशन फिल्मों की स्ट्रीमिंग पर भी चाइना के अंदर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे सारे स्टेप्स जो हैं चीन के द्वारा प्रोटेक्टिव ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं, क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे को लेकर काफी सेंसिटिव है। यदि उस मुद्दे पर कोई कुछ बोलता है तो चीन बख्शता नहीं है, इतनी सी भी बात चाहे उसके द्वारा बोली जाए। अब देखने वाली बात यह है कि मुद्दा और कितना आगे बढ़ेगा। क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत की जा रही है उसमें इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जाएगा, या फिर आगे आने वाले समय में इस एरिया के अंदर हमें एक और बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। और यदि युद्ध होता है तो स्थितियां काफी खराब इस रीजन के अंदर होंगी। जापान और चीन वॉर पे जाते हैं तो जापान का सहयोग करने के लिए आएगा यूएसए, साउथ कोरिया, और चीन का सहयोग करने के लिए आएगा रशिया। और भारत के लिए यहीं पे काफी बड़ी दुविधा आ जाती है। जहां जापान के साथ हमारे काफी अच्छे संबंध है, दोस्ताना संबंध है, वहीं रशिया के साथ भी हमारे काफी अच्छे संबंध हैं। अब भारत किसका साइड लेगा, किस तरफ जाएगा, ये भारत के लिए आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। यदि इस क्षेत्र के अंदर विवाद होता है तो सभी देशों को इस चीज को झेलना पड़ेगा, सभी देश इसकी जद में आएंगे। तो जैसी भी स्थितियां भविष्य में बनती हैं उस चीज को लेकर जरूर से आपको अपडेट किया जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है
क्या इस एरिया के अंदर विवाद और बढ़ेगा? जापान और चीन में से किसका पक्ष सही है? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।